उस पार की। एक जो पाकिस्तान से भारत आई, दूसरी जो भारत से पाकिस्तान चली गई। दोनों के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन दोनों की कहानी उलझी नजर आ रही है। एक लापता है, दूसरी का वीडियो आ रहा है, लेकिन क्या वीडियो भी सवाल में है और सीमा का लापता होना भी। उलझी हुई दो कहानी, एक अंजू, दूसरी सीमा की कहानी। पबजी वाली मोहब्बत लापता, क्या है सीमा और सचिन का नया पता। अंजू लौटेगी जब भारत, तो कौन होगा अंजू का लीगल पति। जब बात पाकिस्तान की होती है तो कश्मीर का जिक्र होता है, लेकिन आजकल जितनी बात पाकिस्तान और कश्मीर की नहीं हो रही, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां अंजू और सीमा बटोर रही हैं। दो तस्वीरें चर्चाओं में हैं, एक अंजू की जो भारत से पाकिस्तान गई, डिनर करते हुए वीडियो भी आया, तो दूसरी पाकिस्तान की सीमा जो लापता है। ये तो दो तस्वीरों की बात हो गई, अब बात एक एक की होगी। बात पबजी वाली मोहब्बत की होगी जो लापता हो गई है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर सचिन के साथ पिछले 2 दिनों से अपने घर से गायब है। ना ही परिवार का कोई सदस्य इस बात की जानकारी दे रहा है और ना ही पुलिस। अब सवाल यह है कि आखिर सीमा गई कहां? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो सीमा गायब हो गई? क्या एजेंसियों ने सीमा का कोई झूठ पकड़ लिया या फिर कोई नया खुलासा होने का डर था जिसकी वजह से लापता हो गई? उधर न्यूज 18 इंडिया की नेपाल में हुई पड़ताल में सीमा हैदर और सचिन के सभी बयान झूठे साबित हुए हैं। तो क्या एजेंसियां भी न्यूज 18 इंडिया की नेपाल में हुई पड़ताल के बाद सीमा हैदर और सचिन से उसी झूठ पर सवाल दाग रही हैं? अब दूसरी बात ग्वालियर में जन्मी उस अंजू की जो पाकिस्तान में है, जिसके वीडियो सामने आते रहते हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान में नसरुल्लाह और उसके दोस्तों के साथ बुर्के में अंजू बैठी है और डिनर कर रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं अंजू बुर्का पहने हैं, जबकि नसरुल्लाह को पारंपरिक टोपी पहने हुए दिखाया गया है। उनके साथ कई दोस्त भी डिनर टेबल पर नजर आ रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर दिया है। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू अब फातिमा बन गई है, लेकिन सवाल यह है कि जब 20 अगस्त को अंजू का वीजा खत्म होगा तो अंजू को भारत लौटना पड़ेगा। फिर क्या होगा? अंजू का लीगल पति कौन होगा? पाकिस्तान का नसरुल्लाह या फिर भारत का अरविंद? कानून कहता है कि अंजू फंस गई है। जब वो भारत लौटेगी तो उसके सामने कानूनी उलझनों का पहाड़ होगा। अगर सच में अंजू ने अपने पति से तलाक लिए बिना दूसरा निकाह किया है तो भी भारतीय कानून के मुताबिक उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। भारत लौटने पर सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच करेंगी कि अंजू पाकिस्तान जाने के बाद किसी तरह से ISI या अन्य पाकिस्तानी एजेंसियों के एजेंट तो नहीं बन गई। तो वहीं सीमा की झूठी कहानी की पड़ताल में भारतीय एजेंसियां जुटी हुई हैं। सीमा लापता है, ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा आखिर गई कहां और जब अंजू पाकिस्तान से लौटेगी तो क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। सतना में 10 साल के आदिवासी बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया। सीएम ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर कमलनाथ ने घटना की निंदा की और बच्ची के बेहतर इलाज की मांग की। सतना के मैयर में 10 साल की मासूम के साथ शारदा प्रबंधक समिति के 2 कर्मचारियों ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। बुरी तरह घायल बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि उसके साथ बलात्कार की घटना हुई है, तो जब तस्दीक कराई गई तो पता चला कि हाँ बलात्कार की घटना हुई है और उसमें आरोपी 2 आरोपी हैं जिनको बाद में पुलिस द्वारा अपनी मेहनत से पकड़ा गया, वो हिरासत में है। बाकी अभी कार्रवाई की जा रही है और लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। लड़की की हालत कैसी है? लड़की की हालत क्योंकि उम्र कम है इसलिए मैयर में उसका इलाज किया गया और अभी रेफर किया गया है। अभी डॉक्टर ने कुछ क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया। उधर सीएम ने घटना पर दुख जताया है, साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही बच्चे के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने को भी कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने घटना पर दुख जाहिर किया, बच्चे के बेहतर इलाज की मांग की है। ये रोज की घटना है, बहुत सारी ऐसी घटना है जो सामने नहीं आ रही। ये मध्य प्रदेश आज बदनाम है पूरे देश में कि बच्चों के साथ बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासी हमारे जनजाति वर्ग
अनुसूचित जनजाति वर्ग पर अत्याचार, ये आज मध्य प्रदेश की छवि है। मैं तो कह रहा हूँ इतने दुख की बात है, ये हमारा प्रदेश कहाँ घसीटा जा रहा है। कोई व्यवस्था नहीं, कानून व्यवस्था नहीं, किसी को किसी चीज का डर नहीं, केवल भ्रष्टाचार की व्यवस्था है। बच्ची के परिजनों के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता राशि प्रशासन ने जारी कर दी है। वहीं आरोपियों को नौकरी से हटाया जाएगा। यही नहीं, उनके मकानों को लेकर राजस्व विभाग ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। घटना गंभीर है, ऐसे में अपराधियों को सख्त संदेश देने की जरूरत है। सत्ता से न्यूज 18 के लिए शिवेंद्र बघेल की रिपोर्ट। देश भर में मानसून पूरे शबाब पर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर तरफ जोरदार बारिश हो रही है। जहां गुजरात पानी पानी है, महाराष्ट्र में भी बारिश का दौर जारी है। एमपी, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मॉनसून इस बार काफी मेहरबान नजर आ रहा है। हर तरफ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहले पहाड़ों पर भारी बारिश ने काफी नुकसान किया और सुर्खियां बटोरी, तो वहीं अब गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान समेत दिल्ली में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। दिल्ली से आई कुछ तस्वीरें जरा देखिए। ये नजारा देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। वहीं नोएडा में हिंडन नदी उफान पर है, जिससे ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों गाड़ियां डूब गई हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में भी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में बारिश से अब तक 101 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना में भी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहां हमनकोंडा में उफनते नाले के चलते एक बाइक सवार बह गया। नवसारी समेत दक्षिण गुजरात में बारिश का कहर जारी है। जल भराव की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से पूरा शहर जलमग्न है। एमपी की राजधानी भोपाल में भी झमाझम बारिश हुई। इसकी वजह से कई जगह जल जमाव की स्थिति है। बैतूल में भारी बारिश की वजह से अंभोरा नदी में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। गोधनी गांव के पास सड़क का एक हिस्सा टूटकर बह गया। ताप्ती नदी पर बने पारस रोह डैम में पानी का फ्लो बढ़ने के बाद पारस रोह डैम के दोनों गेट खोल दिए गए। चंदोरा डैम के सभी 8 गेट खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है। रायपुर का सेज पहाड़ जलमग्न हो चुका है। बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। बड़वानी में बारिश की वजह से नर्मदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। कोरबा में लगातार बारिश की वजह से करतला ब्लॉक के प्राथमिक शाला में पानी भर गया। कुल मिलाकर पूरे देश में पानी का प्रहार जारी है और आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो हर तरफ, हर स्टेट की बात कर ली जाए, हर तरफ राजधानी पानी पानी है और कई ज़िले पानी पानी हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश के कई ज़िले जो हैं वहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। इसकी वजह से आम जनजीवन परेशान हो रहा है, उस पर असर पड़ रहा है। वहीं नर्मदा नदी का जलस्तर जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ मानसून इस बार बेहद मेहरबान है। हर तरफ बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में हमको करना क्या चाहिए? बारिश के मौसम में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान तो रखना चाहिए, लेकिन बारिश के मौसम में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नया कर सकते हैं क्या? क्योंकि बारिश का मौसम है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। बादल जमकर बरस रहे हैं, तो ऐसे में क्यों ना कुछ अलग कर लिया जाए। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आप भी कर सकते हैं। और इस शुरुआत में अगर आपका साथ मिल जाएगा तो उसके बाद दुनिया की सूरत बदलना तय है। देखिए, बिल्कुल सही सुना आपने। दुनिया की सूरत आप बदल सकते हैं और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है।
बनानी है तो बस एक गेंद। ठीक वैसे ही जैसे बालाघाट के मनोज पटले अपनी नन्ही सी बिटिया ग्राम्या और कुछ और बच्चों के साथ मिलकर बना रहे हैं। आओ कुछ अलग करें, पर्यावरण बचाएं, हरियाली लाएं, सीड्स बॉल बनाएं। गोल गोल करता है, पहले उसके बाद एक ऐसा करता है, उसके बाद उसको ऐसे से फिर से बंद करके गोल गोल करता है। उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं कहीं भी, बजरंग घाट, जगपुर घाट, सिवनी और गार्डन। अच्छा, तो उससे क्या निकलता है? उससे पेड़ बनता है। कैसे बनाएं सीड्स बॉल? घर में आने वाले फलों के बीज फेंके ना। फलों के बीज छांव में सुखाएं, मिट्टी और जैविक खाद को मिलाएं, गेंद का रूप देकर उसमें बीज डालें। इस गेंद को छांव में सुखाएं। गेंद जंगल, गार्डन या खेत में गाड़ दें। यही कर रहे हैं मनोज पटले भी। बिटिया के साथ ग्राम्या बीज बैंक बनाया, आसपास के लोगों को समझाया, बीजों को इकट्ठा कराया और बना दी सीड्स बॉल। अब इसका फायदा भी सुन लीजिए। जंगलों में फलदार पेड़ों की कमी होते जा रही है। बंदरों को, जंगली सुअर को और दूसरे जानवरों को जंगल में वो फल नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वो खेतों की तरफ आते हैं और खेतों की फसल, सब्जियां, फल ये सब बर्बाद करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें कि ये जो जानवर है जो हमारे खेतों में आते हैं वो आना कम कर दें। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी काम है कि हम जंगलों में जो फलदार पेड़ हैं वो उगाएं। मैंने इस पहल में अपनी बेटी को और मेरे जो मोहल्ले के जो और दूसरे बच्चे हैं उनको भी शामिल किया, क्योंकि हमें उसी पीढ़ी के लिए पेड़ उगाने हैं। सीड्स बॉल हम जैसे काली मिट्टी को लेकर और सड़े हुए गोबर खाद रहती है उसको मिक्स कर लेते हैं, उसका मटेरियल बना लेते हैं और फिर जो हमने जो मटेरियल बनाया उसके ऐसी बॉल बनाते हैं और उसमें होल का करके उसके अंदर जो सीड्स है हम वो डाल देते हैं और सीड्स को ऐसा पैक करके उसको रख देते हैं। अच्छा। सुखाने के लिए छांव में। वैसे इस साल पिता पुत्री के बैंक में हजारों की संख्या में बीज इकट्ठा हुए हैं जिनकी बॉल बनाई जा रही है। अब सोचिए, नेक पहल से कल कितना बेहतर हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आप भी कोई फल घर लाएंगे तो गुठली या बीज फेंकेंगे नहीं, बल्कि उसे सुखाएंगे, सीड्स बॉल बनाएंगे और फिर से हमारे पर्यावरण को हरा भरा सुंदर बनाएंगे। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज़ 18, बालाघाट। तो उम्मीद है इस रिपोर्ट को आप देखने के बाद आप भी ये सीड्स बॉल बनाना सीख भी गए होंगे। और मॉनसून का चूंकि सीज़न है तो इसमें आप इन सीड्स बॉल को जहाँ तहाँ भी अगर रखते हैं तो ये निश्चित रूप से आने वाले कल के लिए न केवल ठंडी ठंडी छांव देने वाले हैं बल्कि फल भी देने वाले हैं। तो इसलिए अब जब भी आप फल लेकर आएँ तो उसके बीज या गुठली उसे फेंकें ना, बल्कि उसे सुरक्षित रख लें, उसको सुखा लें और उसके बाद इस प्रकार के सीड्स बॉल बना करके हमारे कल को भी, हमारे बच्चों के कल को भी बेहतर बनाएं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसान को लेकर के। मजबूत प्रधान, खुशहाल किसान। किसान कुदरत पर निर्भर हैं। प्रकृति मेहरबान रही तो वाह वाह, वरना जीवन संकट में। और इसीलिए वीरों की धरती, दुःस्वप्न का हुआ अंत, सशक्त हुए किसान। पीएम किसान सम्मान निधि ने रचा कीर्तिमान। लाभार्थियों का आंकड़ा पहुंचा 8 करोड़ के पार। शानदार उपलब्धि के लिए मोदी सरकार की जय जयकार। मोदी! वीरों की धरती,
नीयत और नीति की जीत। हिंदुस्तान बदल रहा है। अगर आप इस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं तो सदियों से शोषित, दशकों से उपेक्षित उन चेहरों को देखिए जिन पर सुनहरे भविष्य की आभा झिलमिला रही है। जी हाँ, सूरज से पहले निकलकर खेतों को मेहनत की धूप देने वाले, देशवासियों का पेट भरने वाले अन्नदाताओं को अकाल अब आशंकित नहीं करता। अगर आप बदलते भारत का गवाह बनना चाहते हैं तो उन गांवों की सैर पर निकलिए जो कामयाबी का महाकाव्य लिख रहे हैं। छत टपकती है उसके कच्चे घर की, वो किसान फिर भी बारिश की दुआ मांगता है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है और इसलिए हमारी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सच है, किसान की फसल उसकी औलाद की तरह होती है। पानी के अभाव में सूखती फसलों को देखकर किसानों का कलेजा छलनी हो जाता है। फसलें मुरझाने के साथ ही किसानों की आस डूबने लगती है, सपने दम तोड़ने लगते हैं। तभी अरसे तक किसानों की खुदकुशी की खबरें सुर्खियां बनती रहीं, देश और समाज को शर्मसार करती रहीं, हुक्मरानों को कटघरे में खड़ा करती रहीं, रहबरों के दावों और वादों की पोल खोलती रहीं। लेकिन 2019 में मोदी सरकार की एक ऐतिहासिक पहल किसानों की दशा दिशा सुधारने की राह में मील का पत्थर साबित हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर वर्ष 3 बार 2000 रुपए की किश्त दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन भर करना होता है। जांच के बाद किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंच जाते हैं। जब पहली किस्त जारी की गई थी तब लाभार्थियों की कुल संख्या 3 करोड़ 16 लाख थी, जो 13वीं किस्त के समय 8 करोड़ 11 लाख हो गई। साल दर साल मिली सफलता को आंकड़ों की जुबानी समझिए। 2018-19 में दिसंबर से मार्च के बीच लाभार्थियों की संख्या 3 करोड़ 16 लाख 14,369 थी। इसी तरह 2019 और 20 में अप्रैल और जुलाई के बीच लाभार्थियों की संख्या 6 करोड़ 32,675 रही। 2019-20 में अगस्त से नवंबर के बीच लाभार्थियों की संख्या 7 करोड़ 65,95,566 रही। 2019-20 में दिसंबर से मार्च तक लाभार्थियों की संख्या 8 करोड़ 20,05,401 रही। 2020-21 में अप्रैल से जुलाई के बीच लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ 26,81,137 रही। 2020 से 21 में अगस्त से नवंबर के बीच लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ 71,92,767 थी। तो 2020-21 में दिसंबर और मार्च के बीच लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ 84,59,403 रही। 2021-22 में अप्रैल से जुलाई के बीच लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ 97,82,225 रही। 2021-22 में अगस्त से नवंबर के बीच लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 34,08,208 रही। 2021-22 में दिसंबर से मार्च तक लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 41,24,593 रही। 2022-23 में अप्रैल से जुलाई के बीच लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 45,68,304 रही। 2022-23 में अगस्त से नवंबर के बीच लाभार्थियों की संख्या 8 करोड़ 55,48,087 रही। तो दिसंबर से मार्च के बीच 2022-23 में लाभार्थियों की संख्या 8 करोड़ 11,09,042 रही। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। किसान सम्मान निधि पीएम की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रही है। तभी 27 जुलाई को राजस्थान दौरे पर रहे पीएम मोदी ने सीकर में हुए एक प्रोग्राम में किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की, जिसमें 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की गई। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक कदम से कुछ नहीं होता। तरक्की के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि किसानों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने लगा है। ऐसे कई काम हैं जो होने बाकी हैं, लेकिन
पीएम किसान सम्मान निधि ने किसानों के कल्याण की दिशा में एक निर्णायक कदम तो बढ़ा ही लिया है। सच ही है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।